गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एम लक्ष्मीकांत का 14th चैप्टर, दैट इज़ फेडरल सिस्टम। The political scientists have classified the government into unitary and federal on the basis of nature of relation between the national government and the regional government। अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल थियरीज पढ़ी होगी, उन्होंने क्लासीफाई किया है गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल में। यूनिटरी और फेडरल में उन्होंने क्लासीफाई किया क्या बेसिस पे, किस फैक्टर को कंसिडर किया था इस क्लासिफिकेशन के तौर पर। तो रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच के रिलेशंस क्या है, इस बेसिस पे अगर गवर्नमेंट को हम क्लासीफाई करने बैठे तो हम यूनिटरी और फेडरल में क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में रिलेशन क्या है, इस बेसिस पे जो सिस्टम है उसको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में क्लासीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरा और एक फैक्टर लें, मतलब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उस बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। By definition, a unitary government is one in which all the powers are vested in the national government, and the regional government, if at all exist, derive its authority from the national government। अगर definition की बात करें तो ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है इसमें जो सारी पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और अगर कोई रीजनल गवर्नमेंट का से मुराद है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हर एक स्टेट की अपनी अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, तो वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, और सेंट्रल लेवल पे नेशनल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो सारी पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास ही है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि रीजनल गवर्नमेंट अगर एग्जिस्ट भी करती है, पहली बात तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी किससे डेराइव करती है, नेशनल गवर्नमेंट से। मतलब नेशनल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट है, पूरी ताकत नेशनल गवर्नमेंट के पास है। और पहली बात तो वो जो रीजनल गवर्नमेंट है वो होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो अपनी पावर लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट से। तो मेन यहाँ पे पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। A federal government, on the other hand, is one which the powers are divided between the national government and the regional government by the constitution itself, and both operates in their respective jurisdictions independently। तो फेडरल गवर्नमेंट में ये जो पावर है वो डिवाइड होती है नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। मतलब जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी और जो स्टेट लेवल पे यानी कि प्रोविंस लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, उनके बीच में पावर को बांटा जाता है। और ये पावर को कौन बांटता है, ये बांटता है कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का। मतलब उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होगा कि नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, उन लोगों का स्फीयर ऑफ एक्शन कितना होगा, मतलब कहाँ तक उनका ज्यूरिसडिक्शन होगा, किस चीज़ पर लॉस कौन बनाएगी, किस चीज़ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगी, सब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। मतलब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पावर को बांटेगा नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। Britain, France, Japan, China, Italy, Norway, Sweden, and so on have a unitary model of government, while US, Switzerland, Australia, Canada, Russia, Brazil, Argentina, and so on have a federal model of government। तो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटाली, नॉर्वे, स्वीडन, इनके पास है यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे पूरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड है। और यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, यहाँ पे है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल लेवल पे जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में पावर्स को बांटा गया है। इन अ फेडरल मॉडल, द नेशनल गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, एंड द रीजनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो एक फेडरल मॉडल में जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है और यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द specific features of the federal and unitary models of government are mentioned in a कंपैरेटिव मैनर इन टेबल 14.1। अब अपनी लक्ष्मीकांत का टेबल 14.1 देखिए, यहाँ पे कंपेयर किया गया है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट को। इस टेबल में डुअल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इज अ डुअल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट विच मे क्रिएट अ रीजनल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में तो डुअल गवर्नमेंट होती है, मतलब दो गवर्नमेंट्स होती है, नेशनल गवर्नमेंट हो गई, रीजनल गवर्नमेंट हो गई, और दोनों के बीच में पावर्स को जो है बांटा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को बांटता है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ सिंगल गवर्नमेंट होती है, वो है नेशनल गवर्नमेंट। और नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो रीजनल गवर्नमेंट को बनाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, मतलब अगर नेशनल गवर्नमेंट, अगर कंट्री बहुत बड़ी है तो नेशनल गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होगा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से करना है तो नेशनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट को बना देती है। और वही रीजनल गवर्नमेंट, जो ये रीजनल गवर्नमेंट को नेशनल गवर्नमेंट बनाती है, वो अपनी अथॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट से ही लेती है। मतलब पूरी पावर यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट में है।
written constitution, and constitution may be written फ्रांस और अनरिटन लाइक ब्रिटेन। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होता है। रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, और इन दोनों के पावर्स किसी एक बुक में तो लिखे जाने चाहिए। मतलब जो पावर्स बांटी जा रही है वो कौन बांट रहा है, इसके लिए एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन बांट रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, जो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स बांट रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन बांट रहा है, तो इसलिए एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न हो। थोड़ा यूनिटरी गवर्नमेंट जैसे कि फ्रांस, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, और ब्रिटेन वो भी यूनिटरी है लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटर्न है। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, नो डिवीजन ऑफ पावर, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट। और जो फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पे जो पावर्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में बांटे गए हैं, और इन पावर्स को कौन बांटता है, कॉन्स्टिट्यूशन बांटता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी पावर्स क्या है, उनका ज्यूरिसडिक्शंस क्या है और किन किन सब्जेक्ट्स पर वो लॉज बना सकते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, जो सारी पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट के हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम लाइक जापान और मे बी नॉट सुप्रीम लाइक ब्रिटेन। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को बांट रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन है कि सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स बांटी जाएगी, इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाती है, तो ऑब्वियसली उसके प्रोविजंस लागू होंगे कंट्री में। तो फेडरल गवर्नमेंट में जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो सुप्रीम होगा चाहे तो नहीं होगा। कुछ एग्जांपल जैसे कि जापान यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, हालांकि ब्रिटेन भी यूनिटरी गवर्नमेंट है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ताकतवर है, ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है। मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है, जो वहाँ की पार्लियामेंट डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक हाथ आगे है पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ पे कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। टाइम टू टाइम जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, जो बिल पास करती है, उसको ही वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं। मतलब पार्लियामेंट की जो लॉज है ब्रिटेन में वही कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। और ये ज़रूरी है ताकि जो नेशनल गवर्नमेंट का नेचर है वो एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाए रीजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो रीजनल गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी हम कह सकते हैं कि रीजनल गवर्नमेंट के प्रोटेक्ट करने के लिए भी, उनको डिफेंड करने के लिए भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। और जुडिशरी का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा जाए। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना या ना होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, अब फेडरल गवर्नमेंट का ये एक फीचर है कि वहाँ का जो लेजिस्लेचर होगा वो बाईकैमरल होगा। इंडिया में लेजिस्लेचर जो है बाईकैमरल है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे स्टेट्स को, मतलब स्टेट्स के जो एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है, स्टेट्स को मिल रहा है। तो लेजिस्लेचर बाईकैमरल होना ज़रूरी है फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि जो एक हाउस होता है जनरली, अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव मान के चलूँ कोई लेजिस्लेटिव बॉडी का है, यानी कि कोई भी कंट्री की पार्लियामेंट का, तो एक हाउस होता है जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, और दूसरा हाउस होता है स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है दूसरे हाउस में। लेजिस्लेचर में भी बाईकैमरल और यूनिकैमरल। तो ब्रिटेन का जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरल है, और चाइना का लेजिस्लेचर जो है यूनिकैमरल है। द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो ये जो टर्म फेडरेशन ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है फिडस, और फिडस का मतलब है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। थस अ फेडरेशन इज अ न्यू स्टेट और अ पॉलिटिकल सिस्टम विच इज फॉर्म थ्रू द ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। तो हमें इससे क्या मालूम पड़ता है, एक फेडरेशन एक नया स्टेट है या फिर एक नई कंट्री है या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कैसे बना है, एग्रीमेंट के बेसिस पे बना है। बहुत सारे यूनिट्स, अब सपोज कर लीजिए एक बड़ा लैंड मास है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है ये एक ट्रीटी या एग्रीमेंट के बेस में एक नया स्टेट बना दे तो वो हो जाएगा एक फेडरेशन। यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन आर नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक स्टेट्स इन यूएस, कैंटोन्स इन स्विट्जरलैंड, प्रोविंसेस इन कनाडा एंड रिपब्लिक्स इन रशिया। तो फेडरेशन जो है, जो यूनिट्स फेडरेशन के अंदर जो यूनिट्स होते हैं उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हाँ यूएस में उन यूनिट्स को स्टेट्स कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में उन्हें कैंटोन्स कहा जाता है, कनाडा में उन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है, और रशिया में उन्हें रिपब्लिकन्स कहा जाता है। और हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये जो यूएस, स्विट्जरलैंड, कनाडा और रशिया जो है ये फेडरल है, मतलब यहाँ ये फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं।
अ फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय टू वेज, दैट इज बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब एक फेडरेशन कैसे बनता है? फेडरेशन दो तरीक़ों से बनता है। पहला तरीका हो गया इंटीग्रेशन के थ्रू और दूसरा हो गया डिसइंटीग्रेशन के थ्रू। In the first case, a number of military weak and economically backward states independent come together to form a big and strong union. For example, US. अब एक फेडरेशन दो तरीक़ों से बन सकता है, या तो इंटीग्रेशन के थ्रू या तो डिसइंटीग्रेशन के थ्रू। अब फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल है जब यूएस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। जब बहुत सारे छोटे यूनिट्स जो मिलिट्री वीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो एक साथ मिलके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाते हैं, तो वो होगा इंटीग्रेशन। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो है इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंटीग्रेट होकर एक यूनियन बना रहे हैं, तो एग्जांपल इज यूएस। अब सेकंड केस में डिसइंटीग्रेशन का एग्जांपल है कनाडा। तो एक बिग यूनिटरी स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू फेडरल बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट द रीजनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कनाडा। अब पहला तो हो गया इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे जो यूनिट्स हो गए जो बहुत ही वीक है वो एक साथ मिलेंगे, इंटीग्रेट होंगे, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगे, यूएस हो गया। दूसरे केस में एक बड़ा यूनिटरी स्टेट, मतलब पहले वो यूनिटरी था, वो यूनिटरी से फेडरल हो गया है। और फेडरल क्यों हुआ है? ताकि रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। मतलब अब अगर एक कंट्री एज अ होल बड़ी रहेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो एक कंट्री के हर एक पार्ट के जो इंटरेस्ट है उसको इंपॉर्टेंस दे, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री के इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है यूनिटरी में, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा पॉसिबल है। तो एक जो यूनिटरी स्टेट होता है वो फेडरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ऐसा यूनिटरी स्टेट को फेडरेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे? ऑटोनॉमी देकर प्रोविंसेस को, मतलब जो यूनिट्स है, जो एक कंट्री के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है, स्टेट्स, इंडिया के कंटेक्स्ट में स्टेट्स हो गया, उनको आप थोड़ी थोड़ी पावर दे दो, उनको अपने रेस्पेक्टिव फियर में ऑटोनॉमी दे दीजिए, तो इससे जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है वो फेडरल हो जाएगा। तो ये होगा डिसइंटीग्रेशन का तरीका। और एग्जाम्पल है कनाडा। द यूएस इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। तो जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ये दुनिया का पहला और दुनिया का सबसे पुराना फेडरेशन है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987 फॉलोइंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 to 1783। तो जो यूएस फेडरेशन है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला फेडरेशन है। ये 1787 में फॉर्म हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन के 4 साल के बाद ये हुआ था। It comprises 50 states, originally 13 state, and is taken as a model of federation. तो at present जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स है, जब शुरू में ये बना था तब 13 स्टेट्स थे, तो इन्होंने मॉडल ऑफ फेडरेशन को अडॉप्ट किया है। द कैनेडियन फेडरेशन कंप्राइजेस ऑफ 10 प्रोविंसेस, ओरिजिनली 4 प्रोविंसेस, क्वाइट ओल्ड, इज ऑल्सो क्वाइट ओल्ड, फॉर्म्ड इन 1867। तो जो यूएस फेडरेशन, कैनेडियन फेडरेशन है, उसमें भी 10 प्रोविंसेस है। जब ओरिजिनली ये बना था तब 4 थे, तो ये भी बहुत पुराना है, 1867 का ही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। द फ्रेमर्स अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम ड्यू टू 2 मेन रीजन, द लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशियो एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इंडिया को एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताता है। मतलब हमारा इंडिया जो है वो फेडरल है, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो हमारे जो फ्रेमर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, इन्होंने फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया? इसके 2 बड़े रीजन है। एक, द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री है ये बहुत बड़ी है, और हमारे जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। हर एक पार्ट के, अगर इंडिया के आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हो तो आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। They realized that the federal system not only ensures the efficient governance of the country but also reconcile national unity with the regional autonomy. तो जो फेडरल सिस्टम है वो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया जो फेडरल सिस्टम है, हमारा फेडरल सिस्टम है, वो गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा है, नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करता है, और रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जो रीजन्स है उन लोगों को अगर आप पावर दे दोगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप पावर दे दोगे तो वो अपने एरिया को बेहतर जानते हैं। जो स्टेट की जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनके स्टेट को बेहतर जानती है, तो अगर आप रीजनल ऑटोनॉमी देंगे तो वो भी अपने आप जो है खुद को एडमिनिस्टर करके डेवलप हो सकती है। हाउएवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को फेडरल बनाता है, हमारी कंट्री फेडरल है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड फेडरेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है। द टर्म फेडरेशन हैज़ nowhere been used in the constitution. Instead, article 1 of the constitution described India as a union of state. तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एक लाइन में एसेंस देख लें, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पहली चीज़ तो हमारा
आर्टिकल 1 दो चीज़ें कहता है, एक तो इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब हमारे इंडिया के दो नाम है, इंडिया और भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हम यूनियन ऑफ स्टेट है, हम फेडरेशन नहीं है। तो आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट टू इंडिकेट टू थिंग्स। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रेज को इस्तेमाल किया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, दो वजहों से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है, फेडरेशन ऑफ स्टेट मेंशन नहीं है। क्यों नहीं मेंशन है? दो वजह से। इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। तो जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमारे जो स्टेट्स थे उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका का जो फेडरेशन बना है वो वहाँ के 50 स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट के बेस पे बना हुआ है। जो वहाँ के स्टेट्स थे ओरिजिनली, जो वहाँ के 13 स्टेट थे वो एक साथ मिले थे एक कंसेंसस के बेस पे, मतलब एक एग्रीमेंट के बेस पे, एक ट्रीटी के बेस पे, तो अमेरिकन फेडरेशन बना है। लेकिन हमारे इंडियन फेडरेशन कोई भी एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बना है। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। और दूसरी चीज़, पहली तो हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। हमारी जो इंडिया कंट्री बनी है वो किसी भी एग्रीमेंट के बेस पे नहीं बनी है। और दूसरी चीज़, जो हमारे स्टेट्स है इंडिया के, अब एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इन 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ को ये राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। मतलब हमारे इंडियन यूनियन के से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, ना ही कोई यूनियन टेरिटरी अलग होगी। यूनियन टेरिटरी तो ऑब्वियसली अलग नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल का होता है। तो स्टेट्स को भी ये हक नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो, क्योंकि हमारी कंट्री एज अ होल एक है, हमारी कंट्री एक यूनिट है। द फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज ऑफ इट्स इंडिस्ट्रक्टिबल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। तो जो हमारा फेडरेशन है वो एक यूनियन है जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब हमारे तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी का जो इंडिया है ये कभी टूट नहीं सकता। कोई भी स्टेट को यह हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। तो जो हमारा इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा कैनेडियन मॉडल से बेस्ड है। मतलब आप ये देख सकते हो कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है और कैनेडियन फेडरल सिस्टम है ये सेम है, थोड़े सिमिलैरिटीज़ है इसमें, और अमेरिकन मॉडल हमने नहीं लिया है। तो अमेरिकन फेडरेशन और इंडियन फेडरेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इज सो इट एस्टैब्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो जो कैनेडियन मॉडल है वो ऑब्वियसली जो है अमेरिकन मॉडल से अलग है, क्योंकि इंडिया और कनाडा थोड़े सेम है और अमेरिकन अलग है। इंडिया और अमेरिका भी अलग है, इंडियन और कैनेडियन मॉडल भी अलग है। जो कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरल सिस्टम है इसमें जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर दी गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और रीजनल गवर्नमेंट भी है, लेकिन ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। द इंडियन फेडरेशन रिजम्बल्स द कैनेडियन फेडरेशन। तो जो इंडिया का जो फेडरेशन है वो थोड़ा कैनेडियन फेडरेशन की तरह है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फेडरेशन, क्योंकि हम फेडरल है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड फेडरेशन यूज़ नहीं किया गया है। हमारा फॉर्म फेडरल है लेकिन हम खुद को फेडरेशन नहीं कहते। Its formation by the way of disintegration, it preference to the term union. Canadian Federation also called a union. It is centralizing tendency that is vesting more powers in the center, vice versa states. तो जो इंडियन फेडरेशन है वो थोड़ा थोड़ा कैनेडियन फेडरेशन की तरह है, क्योंकि इंडियन फेडरेशन और कैनेडियन फेडरेशन दोनों भी डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बने हैं। मतलब पहले जो है एक यूनिटरी स्टेट था उसको जो है फेडरल बना दिया गया, और वो कैसे बना दिया गया? प्रोविंसेस को जो है ऑटोनॉमी देकर। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था फेडरेशन दो तरीक़ों से बनता है, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के थ्रू यूएस बना था, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू कनाडा बना था, और इंडिया भी जो है वो भी डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बना है। इंडिया और कनाडा दोनों डिसइंटीग्रेशन के थ्रू फेडरल बने हैं, और इंडिया और कनाडा दोनों ने ही यूनियन वर्ड को अडॉप्ट किया है। अब मैंने जरी देर पहले ही आपको ऊपर के पैराग्राफ में बताया था कि हमने फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया है, और कनाडा में भी यूनियन वर्ड है, फेडरेशन वर्ड नहीं है। और यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, मतलब हमारा फॉर्म जो है वो फेडरल है, हम फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, रीजनल गवर्नमेंट भी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स है। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन बिलो। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर थोड़े फेडरल फीचर्स हैं, थोड़े यूनिटरी फीचर्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फेडरल फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। Dual polity. The Constitution establishes a dual polity consisting of union at the center and the states at the periphery. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल पॉलिटी एस्टैब्लिश करता है, मतलब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। ईच इज़ एंडोर्ड विद द सोवरेन पावर टू बी एग्जीक्यूटेड इन द फील्ड असाइंड टू देम रेस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दोनों को अपनी पावर्स दी गई है और वो इन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। मतलब उनको बता दिया गया है कि आपके पास ये पावर है और आप ये जगहों पे अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। और ये किसने बताया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। तो जो यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजन लेती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया और बहुत सारी चीज़ें। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। The state government on the other hand look after the matters of regional government and local importance like public order, agriculture, health, local government and etc. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रीजनल मैटर्स, मतलब वो मैटर्स जो एक रीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लोकल इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उन पे स्टेट गवर्नमेंट को ताकत दी गई। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो गया, और इसके लिए जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये वही फीचर्स है जो स्टार्टिंग में हमने टेबल 4.1 में पढ़े थे, इनको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फेडरल फीचर्स है। एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फेडरल फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली a written document but also the lengthiest constitutions of the world। तो जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, हम सबको पता है। हमने स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था एम लक्ष्मीकांत का तभी पढ़ा था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन का हो गया, वैसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड, मतलब दुनिया के जो सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। Originally it contains the preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट बना दिया गया था। 26 जनवरी 1950 से फोर्स में भी आ गया था। तो जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ओरिजिनली जब नया नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल थे और एक प्रीएम्बल था। तो जब 26 नवंबर 1949 में बना था तब 395 आर्टिकल्स थे। उन 395 आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक प्रीएम्बल था और 8 शेड्यूल थे। और जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था तब उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे, ऑस्ट्रेलिया में 128 थे और कनाडा में 147 थे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है नोट्स एंड रेफरेंसेस में। At present, it consists of a preamble, about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules. The various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles, 1 part, added about 95 articles, 4 parts, that is 4A, 9A, 9B, 14, 14A, 4 schedules, 9, 10, 11, 12। तो जो एट प्रेजेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रीएम्बल है, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब द लिमिट्स विद इन दे मस्ट ऑपरेट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, पावर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या ताकतें हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्या काम करेंगे और किस लिमिट तक वो काम करेंगे। मतलब हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस लिमिट को वो एक्सीड नहीं कर सकते। थस इट अवॉइड्स द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू। और पहली चीज़ तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, तो दोनों को ये बता दिया गया है कि आपके ये फंक्शंस है, ये पावर्स है और इस एरिया, इस लिमिट तक आप काम करेंगे। तो इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डिसएग्रीमेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है, वो सब अराइज नहीं होते क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब क्लियरली मेंशन है। डिवीजन ऑफ पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन divided the powers between central and state in terms of union list, state list and concurrent list in the 7th schedule। तो हमने शेड्यूल्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर्स को बांटता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बीच में। और कैसे बांटता है?
तीन लिस्टें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 98 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 97, स्टेट लिस्ट कंसिस्ट 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66, कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 47। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स थे हैं। बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों भी लॉज बनाएंगे उन सब्जेक्ट्स पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स कुछ दिए हैं, कुछ मैटर्स दिए गए, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बनाएगी। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि सेंट्रल ने एक अलग लॉ बनाया है और स्टेट ने एक अलग लॉ बनाया है और दोनों के लॉ जो है एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, दोनों एक दूसरे से इनकन्सिस्टेंट है, मतलब दोनों का प्रोविजंस एक दूसरे से ऑपोजिट है, और ऐसी अगर एक डेडलॉक की सिचुएशन आ गई तो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। मतलब अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों ने लॉज बना दिया एक मैटर पर जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, तो दोनों का लॉ अगर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट खा रहा है तो जब सेंट्रल लॉ को प्रायोरिटी दी जाएगी, सेंट्रल का लॉ जो है उसको माना जाएगा। द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स एनी सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट आर गिवन टू द सेंटर। और वो सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स जो ना ही सेंट्रल लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो मैटर है सेंटर को दे दिए गए हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो सारे मैटर्स हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इन तीनों में ही बांट दिए गए, कुछ बच गए होंगे और वो बची हुए रेसिडुअरी जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर ताकत है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ऑब्वियसली बात है, नाम से ही पता हो रहा है, यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बनाएंगे, रेसिडुअरी जो है वो सेंटर के पास है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम और द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। तो जो हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। द लॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट कन्फॉर्म टू इट्स प्रोविजंस। तो वो लॉज जो स्टेट बनाएगा, वो लॉज जो सेंटर बनाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ जो है मेल खाने चाहिए, उनके प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। लॉज सेंट्रल लेवल पे भी सेंटर की लेजिस्लेचर बनाती है, स्टेट लेवल पे भी स्टेट की लेजिस्लेचर बनाती है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पे बात हो रही है। वो लॉज जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, वो लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ मेल खाने चाहिए, वो प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा उन लॉज को, अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ इनकन्सिस्टेंट है, उनको वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, तब जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये ताकत है और हाई कोर्ट के पास भी ये ताकत है कि वो उस लॉ को इनवैलिड, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? अपनी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है और अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू वो लॉज जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए हैं और वो इनकन्सिस्टेंट है, मतलब इनवैलिड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ, तो उनको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। Thus, the organs of the government, legislature, executive, and judiciary at the both level must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. मतलब organs of government जो legislature है, executive है, जो judiciary है, central और state level पर, दोनों लेवल पर, जुडिशरी का तो खैर कोई लेवल होता नहीं है, हायरार्की है, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी। तो जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, तीनों को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चलना होगा और वो जुरिस्डिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, वो लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर नहीं है हमारी कंट्री में। Rigid constitution. The division of power established by the constitution as well as the supremacy of the constitution can be maintained only if the method of its amendment is rigid.
तो जो डिवीज़न ऑफ पावर है, जो पावर को बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, ये तभी हो सकता है जब जो उसका अमेंडमेंट का मेथड है, उसको चेंज करने का मेथड है, वो रिजिड हो, मतलब थोड़ा हार्ड हो, इतना आसान ना हो कि जब चाहे जब पार्लियामेंट उसे अमेंड कर दे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने का प्रोसेस बहुत आसान नहीं है, बहुत इजी नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और स्पेशल मेजॉरिटी लेना भी मुश्किल है, और एक टाइप 2 की स्पेशल मेजॉरिटी भी होती है। मैंने आपको एक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे स्टेट की कंसेंट भी ज़रूरी है। तो जो हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा हार्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा हार्ड है। जब चाहे तब पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती। Hence, the Constitution is rigid to the extent that those provisions which are concentrated with the federal structure, that is central-state relation and the judicial organization, can be amended only by the joint action of the central and the state government. मतलब ये कहने की बात हो रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, और एक इस एक्सटेंट तक रिजिड है कि वो प्रोविजंस जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस हमारा जो इंडिया है उसको फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो गया, जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनको आप अमेंड तभी कर सकते हो, इसको आप चेंज तभी कर सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की हामी हो, मतलब जॉइंट एक्शन, दोनों के एक्शन के थ्रू, दोनों के कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही इसको चेंज किया जा सकता है। और ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने में नहीं मानेंगे। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टाइप 2 की हो रही है। हमने जब अमेंडमेंट पढ़ा था, जब लास्ट पार्ट, अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियोस देखिए। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टाइप 2 होती है, जहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं, उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, और वो 2/3 मेजॉरिटी जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसका 50% होना चाहिए। मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी, और वो 2/3 टोटल मेंबरशिप के 50% से एक ज़्यादा होनी चाहिए। और प्लस ये स्पेशल मेजॉरिटी हो गई, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, सबके पास अपनी अपनी स्टेट लेजिस्लेचर होती है। तो जो 28 स्टेट्स हैं उनमें से आधी स्टेट लेजिस्लेचर को उस बिल पर असेंट देना होगा, मतलब रोज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाएगा। जॉइंट सेटिंग आप नहीं करा सकते। उसके बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब आधे स्टेट लेजिस्लेचरों की असेंट उस पर चाहिए। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है, बहुत रिजिड है, मतलब इतना आसान नहीं है कि इसे आसानी से पार्लियामेंट कर ले। मतलब अकेले पार्लियामेंट नहीं करिए, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की भी राय मांगी जा रही है। पहली बात तो राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, तो राज्यसभा से अगर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहते वो पास नहीं होगा। अगर राज्यसभा से इनकेस पास भी हो जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनकी आधी स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए। तो ये रिजिड प्रोसेस है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वो पिछली वाली वीडियो जाके एक बार फिर से देखिए। सच प्रोविजंस रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, ऑलरेडी मैंने कहा था, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड ऑल्सो अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये स्पेशल मेजॉरिटी होने के बाद जो बिल है उसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए, उनके असेंट चाहिए, कंसेंट चाहिए उनकी। Independent judiciary. The Constitution established an independent judiciary headed by the Supreme Court for two purpose. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बनाता है। मतलब जुडिशरी, जो हमारा जुडिशरी है उसके ऊपर किसी का जोर नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, और उसका हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों दिया गया है? 2 रीजंस की वजह से। 1, टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड 2, टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया गया है ताकि कल के दिन अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है एक लिमिट से ज़्यादा अपनी पावर एक्सरसाइज करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब जुडिशरी बीच में आ जाएगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम है जुडिशरी का। तो जुडिशरी अपनी जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को बचाए रखेगी। और दूसरी चीज़, डिस्प्यूट बिटवीन द
सेंटर मतलब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, या फिर स्टेट या फिर कोई दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, सेंटर या स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, या फिर सारे स्टेट्स और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो तब जुडिशरी जो है उन कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सेटल करेगी। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाया है। एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में जो अमेंडमेंट प्रोसेस था उसके ऊपर एक लगाम कसी थी, लिमिटेशंस कसी थी। हमारी जुडिशरी ने ये कहा कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक सेंटेंस अगर मैं आपको केशवानंद भारती केस का पूरा एसेंस, पूरी समरी अगर मैं एक सेंटेंस में दे दूं, तो जुडिशरी ने ये कहा था द पार्लियामेंट कैन अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट री राइट इट। मतलब पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ताकत इतनी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बदल के रख दो। तो ये एक एग्जाम्पल है जब जुडिशियल रिव्यू के अंदर हमारी जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाया था, ताकि जो लेजिस्लेचर है एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है एक लिमिट से ज़्यादा पावर एक्सरसाइज ना करे। हमारे यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होना ज़रूरी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाए रखने का काम है जुडिशरी का। Bicameralism. The Constitution provides for the bicameral legislature consisting of the upper house Rajya Sabha and the lower house Lok Sabha. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाता है। बाईकैमरल मतलब दो हाउस का होना, बाईकैमरल, बाई नाम में ही है, दो हाउसेस का होना। तो अपर हाउस है राज्यसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस है लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ पीपल्स। तो राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। तो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन फेडरेशन का। और स्टेट को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो एमएलए होते हैं, एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, हर एक स्टेट की पास एक स्टेट लेजिस्लेचर होती है, इनकी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, एमएलए चुने जाते हैं और वो एमएलए राज्यसभा के एमपीज़ को चुनते हैं। मतलब राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। हम हमारे स्टेट के एमएलएस को चुनते हैं और वो एमएलएस राज्यसभा के एमपीज़ को चुनते हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लोकसभा के तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जो एमपीज़ होते हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहरते हैं और हम हमारे एमपी को चुनते हैं जो हमें सही लगता है। तो लोकसभा में पीपल को रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम इंडिया के सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, और राज्यसभा में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। द राज्यसभा इवन दो लेस पावरफुल चेंबर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। राज्यसभा और लोकसभा अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो राज्यसभा के पास थोड़े कम पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल, यहाँ पे पीपल का रूल है। तो जब हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उस हाउस को ज़्यादा पावर मिलेगी। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होता है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर से राज्यसभा के पास कंपैरेटिवली थोड़े कम पावर है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम पावर है, कंपैरेटिवली थोड़े कम पावर है, लेस पावर, थोड़ा कम पावर है। लेकिन राज्यसभा का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और जो स्टेट के इंटरेस्ट है उसको बचाता है, ताकि जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए। Unitary features of the Constitution. Beside the above federal features, the Indian Constitution also possesses the following unitary and non-federal features. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, वो नीचे दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, द डिवीजन ऑफ पावर इज़ इन द फेवर ऑफ सेंटर एंड हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। तो जो पहली बात तो डिवीजन ऑफ पावर से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, लेकिन ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये किसके फेवर में, ये सेंटर के फेवर में। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर तो डिवाइडेड है, लेकिन ज़्यादातर पावर किसको दी गई है, सेंटर को दी गई है। हमारा जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो कैनेडियन फेडरल सिस्टम की तरह है और कनाडा और इंडिया दोनों में ही सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। हमने ज़री देर पहले पढ़ा था थर्ड पॉइंट में कि इट इज़ इन इट्स सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों इंडिया और कनाडा को एक फेडरल सिस्टम बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा फेडरल सिस्टम बनाते हैं जिसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी।
और अगर फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये इनइक्विटेबल है, और किसके फेवर में इनइक्विटेबल है? सेंटर के फेवर में. फर्स्टली द यूनियन लिस्ट कंटेन मोर सब्जेक्ट दैन द स्टेट लिस्ट. सेकेंडली मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट. thirdly the center has overriding authority over the continental list. Finally the residuary power have also been left with the center, while in US they are vested in the states. Thus the constitution has made center very strong. तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर है ये सेंटर के फेवर में. आप और ये कैसे कह सकते हैं कि हम ये सेंटर के फेवर में? पहली चीज़ तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है. तो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा मैटर्स पर, ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर लॉज बना सकता है. तो पहली चीज़ तो ये हो गई, यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट है. दूसरी चीज़, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको यूनियन लिस्ट में डाला गया है, जैसे कि करेंसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में डाला गया है. और सेंटर के पास कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई, कोई डेडलॉक आ गया, तब सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर के पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी है. अगर कॉन्करेंट लिस्ट में भी स्टेट्स की जो लॉज है उसके ऊपर ओवरराइडिंग अथॉरिटी है सेंटर की. और फाइनली रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स जो कोई भी लिस्ट में नहीं है, उसके ऊपर पावर किसको दी गई है? सेंटर की दी गई है. लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखते हैं, यूएसए का अगर केस ले तो यूएसए में ये जो रेसिडुअरी पावर्स है ये स्टेट्स को दी गई है. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में ये रेसिडुअरी पावर्स सेंटर को दी गई है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंटर को बहुत स्ट्रांग बनाया है. States are not indestructible. Unlike other federations, the states in India have no right to the territorial integrity. The parliament can, by a unilateral action, change the area boundary, name or name of any other state. तो जो हमारे स्टेट्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है. हमारे फेडरेशन को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. मतलब जो हमारा यूनियन है, हमारा जो इंडिया है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन स्टेट इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है. स्टेट्स को पार्लियामेंट अकेले अपनी मर्जी से उसका एरिया चेंज कर सकती है, बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, उसका नाम भी चेंज कर सकती है. लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ के स्टेट्स के एरिया को वो चेंज नहीं कर सकती. तो वहाँ पे जो स्टेट्स के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका राइट है उनके पास. लेकिन इंडिया जो है ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं रखता है. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बाउंड्री को, नाम को या फिर एरिया को बदल सकती है किसके. मोर ओवर इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी एंड नॉट टू स्पेशल मेजॉरिटी. और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट डाल रहे हैं उन लोगों की 50% मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है. और अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में पास कराना थोड़ा मुश्किल है व्हेन कंपेयर टू सिंपल मेजॉरिटी. हेंस द इंडियन फेडरेशन इज़ एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. तो जो हमारा इंडियन फेडरेशन है वो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, मतलब यूनियन को नहीं तोड़ सकते लेकिन स्टेट्स को तोड़ सकते हैं, इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. The American Federation on the other hand is an indestructible union of indestructible states. मतलब जो अमेरिकन फेडरेशन है ना ही तो वो यूनियन टूट सकता है और ना ही जो स्टेट्स है वो टूट सकते हैं. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. यूजुअली इन अ फेडरेशन द स्टेट्स हैव द राइट टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ सेंटर. इन इंडिया ऑन कॉन्ट्ररी नो सच पावर इज गिवन टू द स्टेट्स. तो यूजुअली जनरली जो फेडरेशन होता है उसके अंदर जो स्टेट्स होते हैं उनके पास ये राइट है, उन लोगों के पास ये हक है कि वो अपना खुद का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. मतलब फेडरेशन एक जनरली जो फेडरल कंट्रीज़ होते हैं, अमेरिका भी, वहाँ पे अमेरिका में अगर अमेरिका का बेस्ट एग्जांपल ले ले तो अमेरिका में भी फेडरल लेवल पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ पे जो 50 स्टेट्स है उन 50 स्टेट्स का भी अपना अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है. तो सेंट्रल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है. लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी पावर नहीं दी गई है स्टेट्स को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉइड्स नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट ऑल्सो दोज टू द स्टेट्स. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के लिए नहीं है, वो स्टेट्स के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है. मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के लिए. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हम पूरे इंडिया के लिए है. बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट ऑपरेट विद इन द सिंगल फ्रेम. The only exception in this regard was in the case of erstwhile Jammu and Kashmir, which has its own state constitution.
Till 2019, erstwhile Jammu and Kashmir enjoyed the special status by the virtue of Article 370 and the Special Constitution of India. तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर था 2019 तक भी, लेकिन 19 के बाद उसे नहीं दिया गया था, 2019 तक भी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स थे, और जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था, वहाँ के रेसिडेंट्स के पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस थे, थोड़े सर्टेन राइट्स थे। तो जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 तक, लेकिन अब नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर को भी लागू होते हैं। Flexibility of the constitution. The process of constitutional amendment is less rigid than what is found in the other federations. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका है वो ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमने ऑलरेडी अमेंडमेंट के टाइम पे ये पढ़ा था कि हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है, अमेंडमेंट की चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी ये डिटेल में कवर कर लिया है कि हमारा जो अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो ना ही बहुत ज़्यादा आसान है, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के अगर हम प्रोसेस को कंपेयर करें फेडरेशन से, फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब अगर आप फेडरल कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहाँ के पास वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट मतलब वो राइट है, लेकिन वो राइट को एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, उसको चेंज करना का प्रोसेस बहुत टफ है। ये द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ लेस रिजिड देन व्हाट इज़ फाउंड इन अदर फेडरेशन। अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस अगर कंपेयर करें दूसरे फेडरेशन से तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान है। मतलब अगर हम फेडरेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस फ्लेक्सिबल है, आसान है। अगर हम यूनिटरी से करेंगे तो कंपेयर तो वो रिजिड है। द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय द यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आइदर बाय सिंपल मेजॉरिटी और बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा पार्ट है, बहुत ज़्यादा प्रोविजंस है, उनको यूनिलैटरली पार्लियामेंट अकेले अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ज़्यादातर प्रोविजंस है वो यूनिलैटरली मतलब अकेले पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, या तो सिंपल मेजॉरिटी से या तो स्पेशल मेजॉरिटी से। फर्दर द पावर टू इनिशिएट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो इनिशिएटिव है वो भी सेंटर कर सकता है। लेकिन इन यूएस द स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेट्स हैं वो भी ये प्रपोज कर सकते हैं, वो भी ये इनिशिएट कर सकते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, सिर्फ सेंटर ही अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द स्टेट्स आर नॉट गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन The states are not given representation in Rajya Sabha in equal proportion. The states are given representation in Rajya Sabha on the basis of population. Hence, the membership varies from 1 to 31. जो हमारे स्टेट्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। तो राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के बेसिस में मिले हैं। मतलब एक स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए वो उस स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो जो राज्यसभा में एक स्टेट की मेंबरशिप है वो 1 से लेकर 31 के बीच में लाई करती है। इन यूएस ऑन द अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस इज़ फुल्ली रिकॉग्नाइज। लेकिन यूएसए में पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया गया है। यूएसए में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब सारे स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अपर हाउस में, मतलब वहाँ के सेनेट में। Thus the American Senate has 100 members, 2 from each state. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट से 2 आदमी जाते हैं, तो मतलब अमेरिकन सेनेट में होंगे 100 मेंबर्स। द प्रिंसिपल इज़ रिगार्डेड एज सेफगार्ड फॉर द स्मॉलर स्टेट्स। अब इंडिया में जो है पॉपुलेशन को कंसिडर किया गया है। जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा? पॉपुलेशन पे मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सीट्स उत्तर प्रदेश को मिले हैं।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया गया है और एरिया को भी कंसिडर नहीं किया गया है। वहाँ पे 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, मतलब 100 लोग सेनेट में बैठेंगे। तो अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते हो तो आप छोटे स्टेट्स के भी जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड कर रहे हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसको कम सीट्स मिलेगी, तो ये हो सकता है कि उसके इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत इग्नोर किया गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपके राज्यसभा में होंगे उतने ज़्यादा आप आपकी बात को रख पाओगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। Emergency provision. The Constitution stipulates 3 types of emergency: नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके की एमरजेंसी देता है। नेशनल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। During an emergency, a central government became all the powerful and the states goes into the total control of the center. जब इमरजेंसी लग जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है, स्टेट्स की भी पूरी पावर सेंटर के पास चली जाती है और सेंटर जो है स्टेट्स के पूरे कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट और सेंटर के पास पावर है, दोनों के पास अगर पावर है तो वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब स्टेट की भी पूरी पावर सेंटर के पास चली जा रही है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहा, वो हो जाएगा यूनिटरी स्ट्रक्चर। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। तो हमारा इंडिया जो है एक फेडरल फॉर्म है, लेकिन ऐसा इमरजेंसी के दौरान हम नॉर्मल टाइम पे एज अ फेडरल सिस्टम काम करते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे हम यूनिटरी बन जाते हैं। तो एक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ हमारे ही फेडरेशन में पाया जाता है, दुनिया के किसी भी फेडरेशन में पाया नहीं जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इन spite of dual polity, the Constitution of India, single citizenship. In spite of dual polity, the Constitution of India, like that of Canada, adopted the system of single citizenship. हमारे यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, मतलब हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सेंट्रल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा की तरह हमने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट की है। इंडिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंडियन फेडरेशन और कैनेडियन फेडरेशन बहुत हद तक सेम है, हम सिमिलर है। इंडिया का जो फेडरेशन है वो एक कनाडा की तरह रिजेंबल करता है। तो इंडिया और कनाडा ने दोनों ही ने ही सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है। देयर इज़ ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, कोई स्टेट की सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है। मतलब मैं हूँ और आप हैं, हम सब इंडिया के सिटीज़न हैं, हम हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट्स के सिटीजन्स नहीं हैं। हमारे यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडिया की सिटीजनशिप। वी आर इंडियंस, दैट्स इट। All the citizens, irrespective of the states in which they are born or reside, enjoy the same rights all over the country. तो जो सारे सिटीजन्स हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्टेट में पैदा हुए हो, किस स्टेट में रह रहे हो, आपके राइट्स सेम है ऑल ओवर द कंट्री। द अदर फेडरल स्टेट्स लाइक US, ऑस्ट्रेलिया हैव डुअल सिटीजनशिप, that is national citizenship as well as the state citizenship. तो दूसरे फेडरल स्टेट्स में जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। अगर आप अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ पे हर एक सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन के पास 2 सिटीजनशिप होगी। एक वहाँ नेशनल सिटीजनशिप दैट इज़ अमेरिकन सिटीजनशिप, और वो जो स्टेट में रह रहा है तो उस स्टेट की भी सेपरेट सिटीजनशिप होगी उसके पास। Integrated judiciary. The Indian Constitution has established an integrated judicial system with Supreme Court on the top and the High Courts below it. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है, जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब इंडिपेंडेंट के ऊपर किसी का जोर नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब एक ही जुडिशियल सिस्टम है जो एनफोर्स करेगा सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को। द सिंगल सिस्टम ऑफ courts enforce both central laws as well as the state laws. In US on the other hand there is a double system of court. तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, लेकिन US में डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, whereby the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. वहाँ पे फेडरल लॉज जो है वो फेडरल जुडिशरी
इन्फोर्स कराती है और स्टेट लॉज स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स कराती है। और इंडियन जो जुडिशरी है उसमें हायरार्की है, मतलब अगर आपको हाई कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आपको सही नहीं लगा, मतलब आपको ये लगता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर वहाँ की स्टेट की अगर यूएस में अगर आप हो तो वहाँ की जो स्टेट की कोर्ट होती है उसके अगेंस्ट आप अपील फेडरल कोर्ट में नहीं दे सकते, फेडरल जुडिशरी में नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस है। ऑल इंडिया सर्विसेज इन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज। यूएस में जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, उसकी अलग पब्लिक सर्विसेज है और स्टेट लेवल की अलग पब्लिक सर्विसेज है। In India also, the center and the states have their separate public services, but in addition there are all India services IAS, IPS and IFOS which are common to both center and the states. लेकिन इंडिया में भी सेम है, सेंटर और स्टेट के पास अपनी सेपरेट पब्लिक सर्विसेज है, लेकिन इसके एडिशन में ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये कॉमन होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। द मेंबर्स ऑफ दिस सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर विच ऑल्सो ओजस अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग रिक्रूट होते हैं, ये इनको कौन रिक्रूट करता है? सेंटर रिक्रूट करता है, इनको ट्रेन भी सेंटर ही करता है और सेंटर का अनलिमिटेड जो अल्टीमेट कंट्रोल है इनके ऊपर होता है। थस दिस सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करते हैं। Integrated audit machinery. The Comptroller and Auditor General of India audits the accounts of not only the central government but also those of state government. तो जो Comptroller and Auditor General of India होता है वो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अकाउंट्स को चेक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। बट his or her appointment and the removal is done by the president without consulting the states. लेकिन कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव हो रही है वो इसका कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कर रही है। और यहाँ पे स्टेट से कंसल्टेशन नहीं किया जाता है, मतलब स्टेट की एडवाइस नहीं ली जाती है। हेंस दिस ऑफिस रेस्ट्रिक्ट्स द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स पे स्टेट की ऑटोनॉमी कम हो रही है, क्योंकि स्टेट्स की कोई एडवाइस नहीं ले रहे हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट कर रहे हैं on the advice of the executive. The American Comptroller and Auditor General of India on contrary has no role with respect to the accounts of the states. लेकिन अगर जो अमेरिका कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अमेरिका कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है वो स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता है, स्टेट के अकाउंट्स पे उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। द पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट। इवन इन द लिमिटेड स्पीयर ऑफ अथॉरिटी अलॉटेड टू देम द स्टेट डू नॉट हैव द एक्सक्लूसिव कंट्रोल। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन टू इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो लिमिटेड स्पीयर दिया गया है, पहली बात तो लिमिटेड स्पीयर दिया गया है स्टेट्स को। स्टेट लिस्ट पर लॉज बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्टेट के पास उनका एक्सक्लूसिव एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर भी लॉज बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, लेकिन कब लॉज बना सकती है? अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके कहे कि पार्लियामेंट को लॉज बनाना चाहिए। और राज्यसभा को ये पावर क्यों दी गई है? क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नोटेबली दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। तो ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है। राज्यसभा जनरली रेजोल्यूशन पास नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं चाहते कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव स्पीयर में लिमिटेड ऑटोनॉमी है वो भी उनके हाथ से चली जाए। और ये चीज़ नोट करने की बात है, इमरजेंसी के दौरान तो इमरजेंसी जब तक चलेगी तब तक तो जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट पर लॉज बना सकता है, लेकिन इन केस में जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करिए तब कोई इमरजेंसी नहीं है। नॉर्मल केसेस में भी अगर नॉर्मल टाइम में जब इमरजेंसी नहीं है, राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास कर देती है, तो भी पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है।
अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर, तो जो गवर्नर होता है वो सेंटर का एजेंट होता है और स्टेट्स के अंदर अपॉइंटेड होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो हर एक स्टेट को अपॉइंट करते हैं एक एक गवर्नर। तो गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड हो गया स्टेट का। ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही और शी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। तो जो गवर्नर है तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो जो गवर्नर है वो एक सेंटर की एजेंट की तरह काम करते हैं स्टेट्स के अंदर। दो थ्रू हिम और हर सेंटर एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। तो जो सेंटर है वो गवर्नर के थ्रू स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉन्ट्ररी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स। इन दिस सिस्टम, इन दिस रेस्पेक्ट इंडिया अडॉप्टेड द कैनेडियन सिस्टम। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया ने कैनेडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया है, मतलब सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर को स्टेट के अंदर। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शन फॉर नॉट ओनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर बट नॉट ओनली फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट ऑल्सो फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शंस कराते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, जैसे दैट इज़ पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के भी लिए। बट दिस बॉडी is constituted by the president and the states have no say in the matter। और ये भी comptroller ऑडिटर जनरल की तरह ही जो बॉडी है ये प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और स्टेट्स की कोई भी राय नहीं होती है इसके अंदर। the position is the same with regard to the removal of its member as well। on the other hand, US has the separate machinery for the conduct of election at the federal and the state level। और जो प्रेसिडेंट है वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और प्रेसिडेंट है वही रिमूव करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को, और स्टेट की यहाँ पे कोई भी राय नहीं ली जाती है। और यूएस में जो है इलेक्शन मशीनरी सेपरेट है, मतलब फेडरल लेवल पे इलेक्शंस अलग होते हैं, स्टेट लेवल पे इलेक्शन मशीनरी अलग होती है। वीटो ओवर द स्टेट्स बिल। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी एक बिल पास होगा, उस बिल को एक्ट बनाने के लिए गवर्नर की सिग्नेचर होती है। स्टेट लेवल पे ये होता है, स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है, अगर वो पास हो गया तो गवर्नर के पास जाता है साइन के लिए। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया वो आया गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास ये ताकत है, अगर उसको लगता है कि ये बिल थोड़ा डाउटफुल है तो वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को होल्ड कर सकता है। मतलब गवर्नर उसको नहीं देखा, प्रेसिडेंट एक बार देखेंगे उसको। द प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड हिज असेंट टू सच बिल्स नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट बट ऑल्सो फॉर द सेकेंड इंस्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी साइन को रोक सकते हैं उस बिल के ऊपर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को होल्ड कर दिया, प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट को बिल समझ में नहीं आया, प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल वापस कर सकते हैं, आप इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करिए फिर भेजिए। तो फर्स्ट इंस्टेंस ये हो गया, बट ऑल्सो फॉर द सेकेंड इंस्टेंस। अगर फिर दूसरी बार भी अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल आया तो फिर वो एक बार मॉडिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो की पावर है स्टेट की बिल के ऊपर। मतलब प्रेसिडेंट को जब तक वो बिल समझ में नहीं आएगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, लॉ नहीं बनेगा। बट इन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया द स्टेट्स आर ऑटोनॉमस विद इन देयर फील्ड्स एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर सच रिजर्वेशन। लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट्स है वो ऑटोनॉमस है उनकी फील्ड में, और ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है वहाँ पे। क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो अब हम हमारे इंडिया की जो फेडरल सिस्टम है उसको एक बार क्रिटिकली एवेल्यूएट करते हैं, उसको एक बार डेप्थ में देखते हैं। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ deviated from the traditional federal systems like US and Switzerland and Australia and incorporated a large number of unitary and not federal features, tilting the balance of power in the favor of the center। तो अब इतना सब पढ़ने के बाद आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्सोल्यूट फेडरल नहीं है। मतलब यूएस जो है, स्विट्ज़रलैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये परफेक्ट फेडरलिज्म है। ये
फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया थोड़ा बहुत कनाडा की तरह है, यूएस की तरह बिल्कुल नहीं है इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है। और इंडिया फेडरल होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बहुत सारे नॉन फेडरल फीचर्स भी है। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइड की गई है, ये किसके फेवर में है? ये सेंटर के फेवर में। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर तो डिवाइड की गई है, लेकिन ज़्यादा पावर किसको दी गई है? सेंटर को दी गई है। और अगर मैं एक लाइन में कंक्लूजन करूँ तो इंडिया जो है एक फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत यूनिटरी की तरफ टिल्टेड है। दिस हैज़ प्रॉम्प्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट टू चैलेंज द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है, जिन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल थियरीज पढ़े हैं, डॉक्ट्राइन्स पढ़े हैं, उन्होंने हमारे फेडरल कैरेक्टर को चैलेंज किया है। थस के.सी. वियर डिस्क्राइब्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल। ही रिमार्क दैट द Indian Union is unitary with subsidiary federal features rather than federal states with subsidiary unitary features. K.C. Weir, the federal government. तो जो के.सी. वियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल डिस्क्राइब किया है। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो इंडियन यूनियन है ये एक यूनिटरी स्टेट है, मतलब बेसिकली हम है यूनिटरी, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत सब्सिडरी फेडरल फीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा एक फेडरल स्टेट है जहाँ पे यूनिटरी सब्सिडरी फीचर्स है। हम है यूनिटरी, लेकिन थोड़े फेडरल फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा कहा के.सी. वियर ने फेडरल गवर्नमेंट 1951 की बुक में। According to K. Santhanam, the two factors have been responsible for the increasing unitary bias tendency of centralization of the constitution. तो के संथनम जी ने ये कहा कि दो फैक्टर्स है, दो रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा जो यूनिटरी टेंडेंसी है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ये बढ़ गई है। और वो दो रीजंस क्या है? द डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन द फाइनेंशियल स्पीयर्स एंड द डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंट्रल प्लान्स। तो फाइनेंशियल स्पीयर्स में, मतलब पैसों के मामले में जो स्टेट्स हैं वो सेंटर पे डिपेंड है। और क्यों डिपेंड है? सेंटर ग्रांट्स देता है। तो मतलब फाइनेंशियल स्पीयर में सेंटर की ज़रा पावर ज़्यादा है, इसलिए भी जो सेंटर की जो हमारे फेडरल सिस्टम है, इसमें सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी आ गई है और स्टेट डिपेंड्स होते हैं सेंटर की ग्रांट पे। The emergence of power for erstwhile planning commission which control the development process in the states. In 2015, the planning commission was replaced by a new body called Niti Aayog, National Institution for Transforming India. तो जो एमर्जिंग पावर, जैसे कि प्लानिंग कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन पहले था 2015 से पहले। अब जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट पावर में आई थी तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर प्लान्स बनाता था, उनको इम्प्लीमेंट करता था, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करता था और उनको कंट्रोल भी करता था। तो ये भी एक वजह है जिससे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो गई। ही ऑब्जर्व दैट द इंडिया हैज़ practically function as unitary state, though the union and state have tried to function formally and legally as a federation. के संथनम, यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। तो के संथनम जी का ये व्यू पॉइंट था कि इंडिया जो है प्रैक्टिकली एक यूनिटरी स्टेट की तरह फंक्शन कर रहा है। भले ही जो सेंटर है और जो स्टेट है वो उन्होंने ऐसी कोशिश की कि वो फेडरेशन की तरह काम करे, लेकिन हम प्रैक्टिकली यूनिटरी स्टेट की तरह ही फंक्शन कर रहे हैं। हाउएवर देयर आर अदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु डू नॉट एग्री विद द अबव डिस्क्रिप्शंस। थोड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो फेडरल नहीं है, यूनिटरी है। लेकिन कुछ और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये ऊपर के डिस्क्रिप्शन से अग्री नहीं है। थस पाउल एप्पलबाई, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया characterizes the Indian सिस्टम एज एक्सट्रीमली फेडरल। तो पाउल एप्पलबाई की नज़र में हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो एक्सट्रीमली फेडरल है। मॉरिस जोन्स द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स इन इंडिया 1960 टर्म्ड it as the bargaining federalism. Ivor Jennings, some characteristics of Indian constitutions, has described it as the federation with strong centralizing tendency. He observed that the Indian constitution is mainly federal with unit safeguarding features for enforcing the national unity and growth. तो
पाउल एप्पलबाई को एक्सट्रीमली फेडरल लगता है हमारा स्ट्रक्चर, और मॉरिस जॉनसन ने हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। आइवर जेनिंग्स ने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा। तो ये जो आइवर जेनिंग का स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैच करता है इंडियन फेडरेशन से। तो हमारा फेडरेशन तो है, मतलब फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम एक फेडरेशन है क्योंकि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, हम फेडरेशन है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है, लेकिन थोड़े यूनिक सेफ गार्डिंग फीचर्स है जिससे नेशनल यूनिटी और ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़े यूनिक यूनिटरी फीचर्स है जिससे नेशनल यूनिटी और ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। तो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, यही मेन पर्पस था सेंटर को ज़्यादा पावर देने का। Alexandrovic stated that the India is a case of sui generis, the unique in character। तो इनको हमारा जो इंडिया है ये एक यूनिक कैरेक्टर लगता है। ग्रैनविली अस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ ए नेशन, ऑक्सफोर्ड। An American constitutional expert called Indian federalism as a cooperative federalism. He said that though the Constitution of India has created a strong central government, it has not made the state government weak and has not reduced them to the level of administrative agencies for the executions of policies of central government। ये भी स्टेटमेंट बहुत हद तक इंडिया के फेडरलिज्म से मैच खाती है। इंडिया के फेडरलिज्म को डिस्क्राइब सही से किया है आइवर जेनिंग्स ने और ग्रैनविली अस्टिन ने। ग्रैनविली अस्टिन का स्टेटमेंट आप गौर से सुनिए। ग्रैनविली अस्टिन एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब आपको आगे की वीडियोस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उन्होंने ये स्टेट किया जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसने स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है। नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया, सेंटर को ज़्यादा पावर दी है, लेकिन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वीक नहीं बना दिया और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज नहीं बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है स्टेट की। ये स्टेट गवर्नमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने रेस्पेक्टिव स्पीयर में पावरफुल है, वो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है। सेंटर से वो अपनी अथॉरिटी नहीं लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपनी अथॉरिटी लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। और स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है और वो सिर्फ सेंटर के पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने वाली मशीनरी नहीं है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, इंडिया के फेडरल सिस्टम से बहुत हद तक मैच खाता है। ऑन द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो व्यू पॉइंट है वो बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The constitution is federal constitution as much as it establish a dual polity. The union is not a league of states united in a loose relationship, not are the states agencies of the union deriving the power from it। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हमारे यहाँ पे डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दो पॉलिटी है। लेकिन हमारा जो यूनियन है ये एक लीग ऑफ स्टेट्स नहीं है अमेरिका की तरह जो एक लूज रिलेशनशिप में बांधा हुआ है। हमारा स्टेट जो है स्टेट्स गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर की एजेंसी नहीं है, यूनियन की एजेंसी नहीं है। ऊपर ये जो ग्रैनविली अस्टन के स्टेटमेंट में भी मैंने आपको ये बताया है कि और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी ये कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर की एजेंसी नहीं है, सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है जो सिर्फ सेंटर के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, ऐसा नहीं है। बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए, दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाए गए हैं। वो डिराइव देयर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है और दोनों ही अपनी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर नहीं देता है, जो डिराइविंग द पावर फ्रॉम इट, मतलब जो
स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं रहे, अपनी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में से लिया गया है ये पॉइंट। ही फर्दर ऑब्जर्व दैट द येस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये भी कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता है। यूएस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये टाइट मोल्ड फेडरलिज्म है, मतलब ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इंडिया फेडरल है लेकिन थोड़े बहुत यूनिटरी फीचर्स भी है हमारे पास। और इंडिया जो है दोनों हो सकता है, यूनिटरी और फेडरल भी हो सकता है जब टाइम और सर्कमस्टेंसेस आते हैं। मतलब अगर इमरजेंसी के दौरान कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो तब हम यूनिटरी हो जाएंगे, नॉर्मल केसेस में हम फेडरल हैं। तो टाइम और सर्कमस्टेंस के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। वाइल रिप्लाइंग टू द क्रिटिसिज्म ओवर द ओवर सेंट्रलाइजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही स्टेटेड। तो क्रिटिसिज्म मतलब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट्स को पावर नहीं दी है, हम बहुत सेंट्रलाइज हो गए हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस क्रिटिसिज्म को रिप्लाई करते हुए ये कहा, A serious complaint is made on the ground that there is too much centralization and the state have been reduced to the municipalities. It is clear the view it is not only an exaggerated but is also founded on a misunderstanding of what exactly the constitution contrives to do. तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्रिटिसाइज़ किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारा सेंट्रलाइजेशन दे रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है और स्टेट्स जो है सेंटर की म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरह काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि ये क्लियर एग्जैजरेशन है, मतलब बात बड़ी करने की बात है। और अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो इसका ये मतलब है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में करता क्या है। As to the relation between the center and the state, it is necessary to bear in mind that the fundamental principles on which it rests, the basic principles of federalism, is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the state, not by the law to be made by the center, but by the constitution itself. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि आप ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये एक एग्जैजरेशन है, मतलब बात बड़ी करने की बात है। और लोगों ने मिसअंडरस्टैंड, मतलब लोग सही से समझे नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। सो फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर और लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर जो है, सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर में डिवाइड हो जाए। और वो किसके थ्रू डिवाइड हो? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिवाइड हो, ना कि वो लॉस के थ्रू डिवाइड हो जो सेंटर ही बना रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर बांट दी है। और ये कौन बांट रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बांट रहा है, कोई लॉ नहीं बांट रहा है जो सेंटर ने बनाया है। दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डस। और फेडरलिज्म का प्रिंसिपल यही है और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कर रहा है। द स्टेट्स आर नो वे डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर फॉर देयर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। स्टेट्स जो है अपनी ताकत सेंटर से नहीं ले रहे हैं, ना ही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ना ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। द स्टेट्स एंड द सेंटर आर को इक्वल इन दिस मैटर। तो अपने अपने स्पीयर्स में सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सी हाउ सच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कॉल्ड सेंट्रलिज्म। तो ये देखना मुश्किल है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को आप सेंट्रलाइज्ड कैसे कह रहे हो। इट इज़ देयरफॉर रॉन्ग टू से दैट द स्टेट्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर द सेंटर। और ये कहना गलत है कि जो स्टेट्स है वो सेंटर के अंदर रखे गए हैं, मतलब सेंटर के बिलो रखे गए हैं। States center cannot its by the center can by its own or will alter the boundary of this partition, nor can the judiciary. Dr. B. R. Ambedkar speech in the Constituent Assembly on 25/11/1949 produced in the Constitution and Constituent Assembly, Lok Sabha Secretariat.
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में ये जो पार्टीशन है, ये जो पावर का बंटवारा है, ना ही वो सेंटर चेंज कर सकता है और ना ही जुडिशरी चेंज कर सकती है। इन द बम्बई केस 1994, तो एस आर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड कैरेक्टराइज्ड एज इट्स बेसिक फीचर्स। तो एस आर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है और फेडरलिज्म जो है वो बेसिक फीचर है, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी इस बेसिक फीचर को नहीं हटा सकती, मतलब फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा सकती। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फैक्ट दैट अंडर द स्कीम ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर पावर इज कन्फर्ड अपॉन द सेंटर, वाइस वर्स द स्टेट्स डज नॉट मीन दैट द स्टेट आर मीर अपेंडेज ऑफ द सेंटर। तो यही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई थी कि ये फैक्ट है और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादा पावर दी है सेंटर को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा भी नहीं किया है कि स्टेट्स जो है सिर्फ सेंटर के अपेंडेज है। स्टेट सिर्फ जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की तरह नहीं बना दिया है सेंटर को, सॉरी स्टेट को सेंटर के लिए, मतलब स्टेट्स सिर्फ सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी नहीं है। स्टेट्स जो है सेंटर को रिपोर्ट नहीं कर रहे, स्टेट्स सेंटर के अपेंडेज नहीं है। द स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, तो स्टेट्स की जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो एग्जिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है, स्टेट्स को दी है। दे आर नॉट सैटेलाइट और एजेंट्स ऑफ द सेंटर। जो स्टेट्स जो है ना ही वो सैटेलाइट है ना ही एजेंट्स है सेंटर के। विद इन द स्पीयर एलोटेड टू देम द स्टेट्स आर सुप्रीम। तो वो स्पीयर, वो जुरिस्डिक्शन जो स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसके अंदर स्टेट सुप्रीम है। The fact that during emergency, in certain other eventualities, their powers is overridden and invaded by the center is not destructive of the essential federal feature of the constitution. They are exceptions and the exceptions are not rules. तो ये फैक्ट है कि इमरजेंसी के दौरान जो पावर्स है स्टेट्स के वो सेंटर ले लेता है, उसको इन्वेट कर लेता है, लेकिन ये एक डिस्ट्रक्टिव फीचर नहीं है, फेडरल फीचर का डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन रूल्स नहीं होते। लेट इट बी सेड दैट द फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बट वन प्रिंसिपल, द आउटकम ऑफ आवर ओन प्रोसेस रिकग्निशन ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फेडरलिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं बनाया गया है, मतलब सेंटर और स्टेट्स इसलिए नहीं रखे गए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, मतलब स्टेट्स को पावर इसलिए नहीं दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो, स्टेट्स को इसलिए पावर दी गई है क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है और हमारे प्रोसेस और रिकग्निशन का आउटकम है ये। इन फैक्ट द फेडरलिज्म इन इंडिया रिप्रेजेंट द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग कंसिडरेशंस। अब ये दो पॉइंटों को बहुत जो है आप तवज्जो दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट है कि जो हमारा फेडरलिज्म है ये दो पॉइंट्स, दो कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ना एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये दो पॉइंट के बीच में कभी कभार डिस्प्यूट होता है, लेकिन इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ के बीच में हमारा फेडरलिज्म टिका हुआ है। नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर अंडर विच द स्टेट्स एंजॉय ऑटोनॉमी विद इन देयर ओन स्पीयर्स। सेकेंड पॉइंट, नीड फॉर द नेशनल इंटीग्रिटी एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मतलब जो नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर है उसके हिसाब से जो स्टेट्स को है ऑटोनॉमी दी गई है उनके स्पीयर्स में, मतलब स्टेट्स के ज्यूरिसडिक्शन में नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर में स्टेट्स जो है पावरफुल है, स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, लेकिन जब नेशनल इंटीग्रिटी की बात आएगी तो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की यूनिटी और इंडिया की इंटीग्रिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये भी कब होगा? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब इन दो पॉइंट्स के कॉम्प्रोमाइज़ के बीच में हमारा फेडरलिज्म टिका हुआ है। मतलब नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर के हिसाब से स्टेट्स को पावर दी गई है कि उनके स्पीयर्स में स्टेट जो है सुप्रीम है, स्टेट्स एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी उनके स्पीयर्स में, लेकिन जब नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात आएगी तो यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है और एक्सेप्शनल केसेस में यूनियन गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना ज़रूरी है। द फॉलोइंग ट्रेंड्स इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द फेडरल स्पिरिट। तो नीचे कुछ ट्रेंड्स दिए गए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक फेडरल स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमारा इंडिया फेडरल है। तो उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के तहत हम ये कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, दैट इज़ एग्जांपल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर बेलगांव।
तो मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हुए कि बेलगांव हमारा है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ओवर द शेयरिंग द रिवर वाटर, फॉर एग्जांपल बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु ओवर द कावेरी रिवर। तो स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर भी डिस्प्यूट होते हैं, नदी को लेकर भी डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कर्नाटका और तमिलनाडु कावेरी रिवर को लेके। द एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर अपकमिंग इन पावर इन द स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अब तो तेलंगाना भी है। तो रीजनल पार्टीज़ का पावर में आना, जैसे कि आंध्र प्रदेश में पावर में आना, तमिलनाडु में डीएमके है, तेलंगाना में बीआरएस थी, अब कांग्रेस गवर्नमेंट है। मतलब रीजनल पार्टीज़ का भी पॉलिटिक्स में आना ये फेडरल स्पिरिट को जताता है। हमारी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स टू द फिलफिल द रीजनल एस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल मिजोरम, झारखंड और तेलंगाना, और नए स्टेट्स बन रहा रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए नए स्टेट्स को बनना, जैसे कि मिजोरम, झारखंड और तेलंगाना। डिमांड ऑफ द स्टेट्स फॉर मोर फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स, मतलब स्टेट्स का ये डिमांड करना कि हमें और फाइनेंस दीजिए और पैसा दीजिए ताकि हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सकते। असर्शन ऑफ द ऑटोनॉमी बाय द स्टेट्स एंड देयर रेजिस्टेंस टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब स्टेट्स खुद की ऑटोनॉमी को जताना और सेंटर के इंटरफेरेंस को रोकना। सुप्रीम कोर्ट इम्पोजिशन ऑफ सेवरल प्रोसीजरल लिमिटेशंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रोल इन द स्टेट बाय द सेंटर। SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और SI बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े लिमिटेशंस लगाए हैं प्रेसिडेंट रूल पे अंडर आर्टिकल 356, मतलब स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, जो स्टेट की अगर सेंटर को ये लगता है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लामेशन देके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कर लेते हैं, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल आ जाता है स्टेट के ऊपर। हम इसको आगे आने वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिमिटेशंस लगा दी थी SR बोम्बई केस में। तो इतने सारे ट्रेंड से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो इंडिया है वो फेडरल स्पिरिट को ज़िंदा रखे हुए है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा फेडरल सिस्टम। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।